अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। डेली सिटी फॉक्स की हमारी लीड स्टोरी पंजाब असम्बली के हवाले से है जी। पंजाब असम्बली समिट मीनार, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के नवादरात गायब। सर्विसेज अस्पताल रेडियोलॉजी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा भी लटक गया, लागत में 91 करोड़ इजाफा। मैट्रिक का इम्तिहान शुरू, गलत रोल नंबर स्लिप्स मिलने पर तुलबा परेशान। और मेट्रो बस की बंदिश, तोड़फोड़ से 1 करोड़ 10 लाख का नुकसान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर कैसर खोखर। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, क्या हाल है आपके? कैसर साहब, पंजाब असम्बली के बाहर जो समिट मीनार है उसमें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के जो नवादरात हैं वो गायब हो गए। जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में हुई थी लाहौर में, और इसका एजाज़ ये है कि इसकी जो मेज़बानी है लाहौर शहर ने की। और लाहौर शहर में उस वक्त डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद परवेज़ मसूद होते थे, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तौर पर रिटायर हो गए। तो उस वक्त वज़ीर आज़म भुट्टो की कोशिशों के से ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बड़ी अहम ये रही कि पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालक के जो सरबराह ममलकत है वो लाहौर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ये ऑनर बख्शी कि ये इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई। तो इस हवाले से जो अब कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो वहाँ रिकॉर्ड था, नवादरात थे या मुख्तलिफ जो चीज़ें उस वक़्त की याददाश्त के तौर पर पड़ी थी, वो सारी की सारी जो है ना वो गायब हो गई है, ये चोरी कर ली गई है। ये महकमा आर्कियोलॉजी आर्काइव डिपार्टमेंट या वो जो डील करता है उसको नवादरात को, वहाँ पर म्यूज़ियम का जो बना हुआ था या जो ऑफिस था, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस चीज़ों को संभाल कर रखते। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पर चीज़ें चोरी हो गई, गायब हो गई, जिसकी वजह से एक अहम जो है हमारा जो असासा था हमारा इस्लामी कॉन्फ्रेंस का, जिसको आप अपनी नौजवान नस्ल को दिखा सकते थे कि देखें पाकिस्तान जो है इसने भी इस्लामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है, और उस वक्त ये फैसले हुए हैं, ये एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिए गए हैं, वो सारे गायब हो गए। जिस तरह का मतलब यह है कि हमारा आर्काइव जो है वो गायब हो गया, आर्काइव वो गायब हो गया, बल्कि हमारी हिस्ट्री कह सकते हैं कि वो जानबूझकर गायब कर ली गई। इससे पहले जो है मोई मुबारक जो है वो गायब हुए थे प्यारे नबी के, वो एक इशू बना था, वो भी अभी तक नहीं मिले। इस तरह अगर लाहौर म्यूज़ियम देखें तो वहाँ पर भी जो ऑफिसर हैं उनकी मिली भगत से जो नवादरात की चीज़ें हैं, पुरानी रिकॉर्ड के सिक्के हैं या पुरानी चीज़ें हैं, वो अक्सर जो है ना वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कहा गया है कि एहतजाज के दौरान जो है वो नामालूम अफराद डंडे लहराते हुए आए। इसका मतलब है कि उनका मकसद यही था कि वहाँ से उन चीज़ों को चोरी करना। तो एक सोची समझी साजिश थी। इसके जो वीडियो कैमरा लगा था उसके ज़रिए CCTV फुटेज ली जाए, और फुटेज से जो है ना FIR दर्ज की जाए, और वो जो आए थे जिन्होंने इस माल को लूटा, इस सामान को, उनके खिलाफ जो है ना वो मुकदमा दर्ज करके उनसे बरामदगी की जाए, बरामदगी करके दोबारा जो है ना वो म्यूज़ियम जो है। और पुलिस का तो ये हाल है कि 2 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंची और वहां जाकर जो है वो शवाहिद इकट्ठी जी, पुलिस तो हमेशा इस तरह करती है। जब बजट आता है पुलिस को सबसे ज़्यादा मिलता है, जब पैसों की डिमांड आती है पुलिस डिमांड करती है, तनख्वाह की बात आती है तो पुलिस डिमांड करती है कि सबसे ज़्यादा उनको तनख्वाह भी दी जाए। लेकिन जब कारकर्दगी की बात आती है तो पुलिस की कारकर्दगी सबके सामने है कि 2 घंटे, जैसे आपने फरमाया 2 घंटे बाद पहुंची, शुक्र करें 2 घंटे बाद भी पहुंच गई पुलिस। हाँ, वरना तो उनसे ये भी उम्मीद नहीं बिल्कुल होती। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी सर्विसेज अस्पताल के हवाले से है जी। रेडियोलॉजी ब्लॉक की तामीर का मंसूबा लटक गया है, लागत जो है वो 91 करोड़ रुपए उसमें इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बड़ा ही डायलेमा है कि इसके जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। जैसे आप सर्जिकल टावर म्यू अस्पताल का देख लें, आप इसके बाद जनरल अस्पताल में इनके जो प्रोजेक्ट्स देख लें, गंगाराम अस्पताल में इनके प्रोजेक्ट्स देख लें, अब ये रेडियोलॉजी ब्लॉक जो है ये सर्विस अस्पताल का ये देख लें कि ये भी डिले हो गया है। कभी कोई इसमें नुक्स निकाल दिया जाता है, कभी कोई नुक्स निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं। जब प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं तो उनकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। अब देखें, आपने जैसा कि खबर में पढ़कर सुनाया कि 91 करोड़ रुपए का लागत में इजाफा हो गया है। तकरीबन इसको कह सकते हैं कि 1 अरब रुपए की लागत बढ़ गई है तकरीबन। तो सिर्फ इस वजह से कि ब्यूरोक्रेसी की सुर्ख फीते की नज़र होने की वजह से ये जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना ये डिले हुआ है, जिसकी वजह से कौम को ये नुकसान उठाना पड़ा। ये आपने एक मिसाल दी है। इस वक्त अगर देखें तो सूबे भर में
तमाम जो तरक्याती मनसूबे हैं, मास वाइज लाहौर के तरक्याती मनसूबों को तमाम डिले हो रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्डिंगें नहीं बन रही। पंजाब का कैबिनेट ब्लॉक जो है वो कब से 2008 से शुरू हुआ था, अभी अब मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक वो वज़रा के हवाले कमरे नहीं किए गए। इसके साथ साथ दूसरी जो सरकारी हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर देखें, बिल्कुल सर्जिकल टावर देखें कि वो क्या था। 9 साल गुजर गए, 9 साल गुजर गए, अभी तक उसको सुर्ख फीते की नजर आया। अभी दौरे हो रहे हैं सेक्टियों के, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। अच्छा, कहा जाता है फंड्स ना मिलने की वजह से मंसूबे जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होते हैं। खोखर साहब, इसकी क्या वजह है? जब बाकी चीज़ें होते हैं तो फंड्स जारी कर दिए जाते हैं, कोई सड़क बनानी हो, कोई पुल बनाना हो, कोई अंडरपास बनाना हो, फ़ौरन फंड्स जारी होते हैं। हेल्थ और एजुकेशन में ही क्यों निगलेक्ट किया जाता है? जी, इसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट कह सकते हैं, या हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं, इनकी प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रायोरिटी को ये अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से पूरे सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अवली तरजीह दी जाती है, और बिल्डिंग्स जो हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती। अब बजट में तो पैसे होते हैं, तजवीज़ भी की जाती है, प्रपोज भी होते हैं, मंजूर भी होते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर साल बजट गुजरता है तो उसके पैसे जो बिल्डिंग्स के हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के पैसे हैं वो निकाल कर जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, या वज़ीर आला के जो इनिशिएटिव है या जिन प्रोजेक्ट्स को वज़ीर आला पसंद करता है उनमें लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। आपने अब 2015 में ब्लॉक की तामीर पर नज़रसानी और लागत का असर नौ तखमीना लगाया गया था। उससे पहले से ये काम चल रहा था। आइंदा क्या कहा जा रहा है? क्या इसको अब सीरियसली लिया जाएगा? क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जितनी फैसिलिटीज़ हुकूमत फराहम कर रही है वो कम है। जी बिल्कुल, इस वाले से सिटी फट्टू तो हमेशा ये हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी देता है, और हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज़ पर सिटी फट्टू ने हमेशा जो आवाज़ उठाई है, और अब भी जात चौधरी साहब ने ये खबर दी है, बड़ी अच्छी खबर है ये, जो से पेज 3 पर सिटी फट्टू अखबार में छपी है, मेरे सामने अखबार पड़ा हुआ है। तो इस वाले से हुकूमत को चाहिए, अब नए सेक्रेटरी हेल्थ भी आ गया, उनको चाहिए कि वो इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करें, बजाय इसके अगर रूटीन के डिले दर डिले काम करते जाएँ तो ये काम करके दिखाएं, ताकि ये जल्दी जो है ना काम निपटाया जा सके। बाकी की खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी तीसरी जो टॉप स्टोरी है वो है जी, मैट्रिक इम्तिहान शुरू, लेकिन गलत रोल नंबर स्लिप्स देने से तलबा परेशान हो गए हैं। कब ये सिस्टम ठीक होगा खोखर साहब? जी, हमेशा ये होता है कि लाहौर बोर्ड की कोई ना कोई गलती सामने आती है। कभी फ़ीसों के मामले में उनको होता है, कभी दाखिला फार्म के वाले से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। अब रोल नंबर स्लिप जो है ना गलत जारी है। अब देखिए, एक स्टूडेंट जिसने पूरा 1 साल तैयारी की हो इम्तिहान की, और इम्तिहान की पूरा 1 साल तैयारी करने के बाद जब वो स्टूडेंट ये देखेगा कि उसको रोल नंबर स्लिप ही गलत मिल गई है, और वो बेचारा स्टूडेंट जो है कहाँ लाहौर बोर्ड के दफ्तर पहुंचेगा, कहाँ उसके पेरेंट्स पहुंचेंगे, के दौरान और जब स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करनी हो, बिल्कुल, और पढ़ाई उनकी, और उसके साथ उनको ज़हनी जो टेंशन स्टूडेंट को मिलेगी, उस टेंशन की वजह से वो स्टूडेंट जो है वो परेशान होंगे। और इस हवाले से लाहौर बोर्ड के चेयरमैन और लाहौर बोर्ड के कंट्रोलर को चाहिए कि उनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो कंप्यूटराइज किया जाए, तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाए, और जहाँ जहाँ ये खामी है रोल नंबर स्लिप की या फीसों के हवाले से या एडमिशन फार्म के हवाले से, वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे, उनको फैसिलिटेट करे, ना कि उनको डिस्करेज करे, ताकि क्योंकि ये बिल्कुल ही 16-17 साल की उम्र के बच्चे होते हैं और बड़े मेहनत करते हैं, बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं, इतनी बारी प्राइवेट स्कूलों में फीसें देते हैं। अगर एक साइंस का स्टूडेंट है और उसकी रोल नंबर स्लिप तब्दील कर दी गई और उसमें मज़ामीन तब्दील कर दिए गए, उसमें आर्ट्स के मजमून जो है वो रख दिए गए, वो किस तरह अपना एग्जाम देगा? बिल्कुल, ये तो उसके साथ मैं कहता हूँ बड़ा सीरियस जुल्म है एक तरह का। साइंस के स्टूडेंट के साथ अगर इस तरह की वारदात हुई है तो ये तो उसको फौरी तौर पर इनको चाहिए कि उनके घरों में जो है ना करेक्टेड फार्म जो स्लिपें हैं वो स्टूडेंट के घरों में देने का इंतजाम करें, ताकि स्टूडेंट का वक्त ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इस हवाले से हम बात करेंगे। ये खबर चूँकि जुनैद रियाज की है और वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद रियाज, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जुनैद, ये आपकी खबर है, मैट्रिक का इम्तिहान शुरू है और तलबा जो है वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लेकिन रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो गलत इशू की गई हैं, और उसमें एक इशू जो है वो ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मज़ामीन तब्दील कर दिए गए हैं, सैकड़ों फॉर्म्स जो हैं वो उन पर इंफॉर्मेशन जो है वो गलत दर्ज है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी सिमल, हर साल की तरह इस साल भी जो है बच्चों को गलत रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई हैं, और मैट्रिक के पेपर जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, जबकि 9वीं जमात के जो इम्तहानात का आगाज़ है वो 16 मार्च से जो है बाकायदा तौर पर किया जाएगा। लेकिन अक्सर तलबा को देखने में आया कि जुनैद की आवाज़ थोड़ी ऊंची या कर दें। कंप्यूटर साइंस रखी हुई है तो उनके पेपर तब्दील कर दिए गए हैं, कोई और मज़ामीन डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो तलबा परेशान है और उनका साल भी ज़ाया हो सकता है। और इसी सिलसिले में आजकल लाहौर बोर्ड में शदीद रश भी रहता है उन बच्चों का जो कि रोल नंबर स्लिप की तब्दीली के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन बोर्ड इंतजामिया की जानब से उन्हें बगैर मसला हल किए भेज दिया जाता है कि आप तारीख गुजर चुकी है, आप तो पेपर शुरू हो चुके हैं, अब आप पेपर दें, अब आपकी
पेपर तब्दील नहीं होंगे। और बोर्ड इंतजामिया का ये भी कहना है कि ऑनलाइन जब बच्चों ने दाखिले भेजे या ऑनलाइन फॉर्म फिल किए तो उन्होंने खुद गलत मज़ामीन चूज़ किए, जिसकी वजह ऐसे से। कैसे हो सकता है जुनैद? स्टूडेंट्स खुद कैसे गलत सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं? हाँ जी समल, यही वजूहात हैं जो कि बोर्ड इंतजामिया जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ऑनलाइन गलती तलबा की है जो कि हम पे डाली जा रही है, और इसी वजह से वो उन बच्चों के सब्जेक्ट्स भी तब्दील नहीं कर रहे, और इसी वजह से बच्चों का साल भी जो है वो ज़ाया हो सकता है, रवां साल। अच्छा, सैकड़ों अब तो पेपर्स भी हो रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स मैनेज करेंगे? वो लाहौर बोर्ड के चक्कर लगाएं, वो अपने पेपर की तैयारी करें, या इम्तिहानी सेंटर में पेपर देने जाएं? क्योंकि अगर रोल नंबर स्लिप पे वो सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो आपको तो उसका एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा ना। जी, इसी सिलसिले में लाहौर बोर्ड को इंतजामिया को है वो अपने जो कानून साजी करने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा फील करता है या अपना मजमून तब्दील करना चाहता है तो वो वहाँ पर पहुँच कर या अपनी जो अपनी पूरा साल वो कॉलेज में पढ़ते रहे वो अपनी रसीदें दिखाकर अपना सब्जेक्ट तब्दील करा सकें। लेकिन बोर्ड इंतजामिया इसको मानने को तैयार नहीं है और वो ना ही तब्दील कर रहे हैं बच्चों के पेपर्स, और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो इंतहाई परेशान है और साल भी ज़ाया होने का खदशा है। और इसी सिलसिले में बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और पेपर की तैयारी जो कि उन्होंने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी है अच्छे नंबरों से, वो भी नहीं कर पाएंगे रवां साल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। अब इस पर जो है वो बोर्ड इंतज़ामिया को सोचना होगा कि स्टूडेंट्स का साल ज़ाया हो सकता है, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जितना मैक्सिमम कोऑपरेट कर सकें ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उन स्टूडेंट्स के साथ करें ताकि उनका कम से कम टाइम ज़ाया और वो अपने पेपर्स की तैयारी जो है वो कर सकें। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एजुकेशन की बात कर रहे थे जिसमें एक तरफ तो मैट्रिक का इम्तिहान शुरू है और तलबा को गलत रोल नंबर स्लिप्स दी गई हैं जिसकी वजह से बुखार हो रहे हैं। दूसरी तरफ तलबा की तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से अब ये डिसीजन लिया गया है कि नया इम्तिहानी सेंटर तामीर होगा, उसका PC1 जो है खोखर साहब तैयार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त पहले एक लारस रोड पर इम्तिहानी सेंटर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब अली रामे ने ये खबर दिया कि PND के तावन से एक नया जो है वो इम्तिहानी सेंटर तमीर किया जा रहा है ताकि तलबा को एक छत तले जो है ना वो तमाम पेपर देने की सहूलत हो, बजाय इसके मुख्तलिफ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में उनके इम्तिहानी सेंटर बनाया जाए और वहाँ पर वो जो है ना वो जाएँ। और वहाँ पर ये होता है कि मुख्तलिफ जगह पर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेंटर तो किसी जगह बूटी लगने का चांस होता है, किसी जगह वो सेंटर हाईजैक होता है, सेंटर बेचने की बातें होती है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें आती हैं। उन तमाम शिकायतों को रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन करने के लिए तलबा का एक इम्तिहानी सेंटर जो है ना वो एक और बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर इकट्ठे जो है तमाम कॉलेज तमाम स्कूलों के जो तलबा है इकट्ठे जो है ना इम्तिहान दे सके और वो इम्तिहान जो है ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी वहाँ फ्राहम की जाएगी, इंतजामिया की वहाँ चेक भी होगा इंतजामिया का और तमाम नज़र भी रखी जाएगी। और ये अच्छा कदम है, सिटी 42 ने ये बड़ी अच्छी खबर दी है कि एक नया इम्तिहानी सेंटर बनने से तलबा को सहूलत होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, स्कूलों में तफरी की सहूलियात भी कम हैं, उसके पेश नज़र जो है वो अब ये कहा जा रहा है 5 सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सरकारी स्कूलों में अब जो है वो इस तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी, स्क्वाश कोर्ट्स बनाए जाएंगे, 50 लाख रुपए के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये सरकारी स्कूलों में 5 में जो आया है कि वो स्क्वैश ग्राउंड बनाए जाएंगे, सहूलत दी जाएगी कि तफरी सहूलतें कम है। मैं यहाँ ये हुकूमत पंजाब से एक सवाल करूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं क्या उनमें तफरी सहूलतें हैं? इस वक्त तो गालब जो एजुकेशन है वो प्राइवेट सेक्टर की है कि जितने बच्चे ने लाहौर में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में उसके मुकाबले में बहुत कम तादाद में पढ़ते हैं। तो कोई भी एक भी प्राइवेट स्कूल मुझे दिखा दे जहाँ तफरी सहूलतें हैं। लिहाजा गवर्नमेंट पंजाब को ये स्ट्रिक्टली एक लॉ पास करना पड़ेगा और करना चाहिए लॉ फौरी तौर पर कि हर जो प्राइवेट स्कूल खुले उसके साथ उसकी तफरी सहूलतें जो है वो मैंडेटरी। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो फराहम करते हैं, नहीं बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचें बहुत बड़ी ब्रांचों के पास थोड़ी के पास हैं। अब जो गली मोहल्लों में स्कूल खुले हुए हैं आप देखें, हाँ। जो कोठियों में खुले हुए हैं जो गाड़ियों के गैराजों में खुले हुए स्कूल वो देखें वहां कौन सी सहूलतें हैं, वहां तो कोई सहूलतें ही नहीं है। तो वहां पर अगर आप मॉडल टाउन में देख लें कि मॉडल टाउन में कोई भी एक ब्रांच जो है ना उसका मुझे दिखा दे जहां तफरी सहूलतें हैं। आप गुलबर्ग की कोई एक ब्रांच मुझे दिखा दे जहां तफरी सहूलतें हैं। आप मुझे शादरा की ब्रांच दिखा दें, आप मुझे शादमान की ब्रांच दिखा दें। एक आध वो डिफेंस की तरफ या कैंट की तरफ के स्कूल होंगे जो आर्मी के पब्लिक स्कूल हो गए वहां पर शायद, या जो डिफेंस पब्लिक स्कूल होगा वहां शायद थोड़ी बहुत सहूलतें होगी, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका कोई एक SOP जो है वो जारी होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, SOP लॉ होना चाहिए और लॉ पंजाब असेंबली से पास होना चाहिए कि जो उसकी वरना रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए, उसको स्कूल को सील कर दिया जाए। वो फीसें लेने के लिए तो बात करते हैं और फीसें लेने के लिए तो हर महीने कहते हैं हम फीस बढ़ा देंगे, तो फिर उन सरकारी स्कूलों को क्या करेंगे खोखर साहब जहां पर है ही नहीं कुछ?
अब तो ये 5 सरकारी स्कूलों का नाम लिया जा रहा है ना, जहाँ पे स्क्वाश कोर्ट्स बनाई जाएंगी। उन सरकारी स्कूलों का क्या करेंगे जहाँ पर खुले खुले मैदान है, जहाँ पर जगह भी अवेलेबल है, उनको यूटिलाइज नहीं किया हजारों की जाता। तादाद में स्कूल है और गवर्नमेंट को एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एजुकेशन जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रायोरिटी देते हैं उसकी बजाय गवर्नमेंट को एजुकेशन पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट जो है हमारी आने वाली नस्ल के काम आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेट्रो बस की बंदिश, तोड़ फोड़ और जो एहतजाज किए जा रहे थे उससे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जी, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम जब ये एहतजाज करते हैं, एहतजाज करना हर एक का राइट होता है, उसको उसका फंडामेंटल राइट है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन एहतजाज के दरमियान जो सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। अब देखें ये मेट्रो बस है, ये 32 या 33 अरब रुपए की लागत से ये बड़ी है और इससे रोज़ाना लाखों लोग जो है इस पर मेट्रो बस पर सफ़र करते हैं। लेकिन ये इस वजह से लाहौर शहर में एक बड़ा पॉपुलर हुआ है कि मेट्रो बस चली है लाहौर शहर में। तो अब जो अगर इस वजह से वो मेट्रो ट्रेन को आप मेट्रो बस को तोड़ेंगे, आप उसकी तोड़ फोड़ करेंगे, उसका जो ट्रैक बना हुआ है ट्रैक पर तोड़ फोड़ करेंगे, धरने देंगे, तो वो एक तरह की अनरेस्ट पैदा होगी। अब गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आवाम का। जो सफ़र करते थे उनको सफ़र की सस्ती सहूलतें, जो सब्सिडी सहूलतें नहीं मिलती, अब वो रक्षों पर, प्राइवेट वैगनों पर महंगे दामों जाएंगे और जहाँ पर प्राइवेट वैगन और रक्षे जो हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी रिस्क जो होता है वो एक अलग से होता है। मुतासर हुई है बिल्कुल, और सिक्योरिटी रिस्क अलग से होता है। अब ये मेट्रो बस को मैं जो मुजाहरा करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मुजाहरा ज़रूर करें, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को, खासतौर पर सरकारी प्रॉपर्टी या किसी शख्स की जायदाद को, क्योंकि उससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होता, उससे नुकसान हमें होता है। उसकी रिपेयरिंग पे जो पैसा जाता है वो टैक्सेस की मद में हम लोग अदा करते हैं। और अगर नुकसान होता है, जैसे सफरी सहूलत अगर महदूद होकर रह गई या ख़त्म की गई, तो उससे भी आम आदमी को नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आम आदमी का नुकसान है। और वो जो मुजाहरा करने वाले लोग हैं उनमें से भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो मेट्रो ट्रेन पर ही सफ़र करके वहाँ पहुँचे हो, वो उनका भी नुकसान है। जो लिहाजा आवाम का नुकसान ना करें, प्रोटेस्ट ज़रूर करें, अपना एहतजाज ज़रूर रजिस्टर करें, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो का भी ख्याल रखें। गाड़ियाँ जो गुजरती हैं उनके भी शीशे ना तोड़ें, कोई तोड़ फोड़ ना करें, गराव जलाओ ना करें, लेकिन पुरअमन जो है तौर पर मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल से आगाही, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मैदान में आ गई है। एक तरफ तो तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल जो है वो पास हुआ, कानून बन गया, अब उसकी आगाही के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाकर ज़िला इंतज़ामिया जो है उसके पम्फलेट्स तकसीम कर रही है ताकि उसकी अवेयरनेस जो है वो हो सके। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है कि जब एक कानून पास हुआ है तो उसके इस्तेमाल के हवाले से लोगों को आगाही भी होनी चाहिए, ना कि उस कानून को मिसयूज़ किया जाए और उस कानून के हवाले से लोगों को मुख्तलिफ एप्रीहेंशन हो, कोई कुछ उसका मतलब ले ले, कोई उसका कुछ एक्सप्लेनेशन कर ले। लिहाजा एक बाकायदा तौर पर इसकी आगाही होनी चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए कि इस कानून के अंदर रहते हुए उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। अगर वो ये करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो उसको ये बेनिफिट होगा। ये आवाम को जो है बहुत ज़रूरी है कि जो तमाम कवानीन जो है ना, ख़ासतौर पर ये एक तरह की एजुकेशन है, ये एजुकेशन आवाम को ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली हमारी खबर 8 पुलिस वाले बर्खास्त, 4 की तनज़्ज़ुली, 6 की सर्विस जब्त और 2 को शोकस नोटिस जारी किए। जी बिल्कुल, ये डीएजी ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ ने ये अर्दर रूम किया है जिसमें 8 पुलिस अफसरों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत बाद अज़ इंक्वायरी जो है ना बर्खास्त कर दिया गया है। ये पुलिस अफसरान जो है ना, इन्होंने यकीनन जो है ना कोई ना कोई गड़बड़ की होती है। वैसे तो कहते हैं पुलिस वाले फौरी तौर पर एक जगह से बर्खास्त हो भी जाएँ या सजा भी हो जाए, अगली फोरम से जो बहाल होकर आ जाते हैं, और जो पुलिस में होता है उसको कोई चेक एंड बैलेंस या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अब ये जो पुलिस वालों को सजाएँ भी मिली हैं, सर्विस भी उनकी जब्त हुई है, तो हम ये सोचेंगे कि पुलिस वाले आइंदा इस तरह की दूसरे जो पुलिस वाले हैं वो भी ईमानदारी से ड्यूटी करें और कानून को हाथ में ना लें और किसी के राइट्स को खास तौर पर नुकसान ना पहुंचे, और अपनी जो कानून के अंदर लिखी उनकी ड्यूटी वही करें ताकि उनको सजा ना मिले। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और आप ही की खबर है, डीएमजी लॉबी पीसीएस अफसरान की तरक्कियों में रुकावट बन गई है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, डीएमजी अफसरान नहीं चाहते कि पंजाब में पीसीएस अफसरान ग्रो करें और ये अगले 19 या 20 ग्रेड में आए और सेक्रेटरी बने, कमिश्नर बने, डीसीओ बने, जिसकी वजह से पीसीएस अफसरान जो है उनमें बड़ा इस्तेहसाल पाया जाता है और पीसीएस अफसरान बार बार चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मिलते रहते हैं कि उनका मसला हल किया जाए, उनकी प्रमोशन की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको पोस्टिंग अच्छी दी जाए। लेकिन ये एक लॉन्ग लाइफ इशू है जो पीसीएस के साथ चलता रहा है। डीएमजी अफसर हर 5 साल बाद अगले ग्रेड में प्रमोट हो जाता है, लेकिन पीसीएस अफसर 15-15, 20-20 साल से एक ही ग्रेड में बैठे रहते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो इंतहाई जो है ज़हनी कुफत का शिकार हो रहे हैं और इससे हुकूमती का जो वर्किंग है वो मुतासर हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। वक़ूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद है खबरों के तज़किये के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको प्रमोशंस और सेल्स बताएंगे ताकि आप अपने ढेर सारे पैसे बचा सकें। हम शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में हमारे पास है जी शू मार्ट, और शू मार्ट पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। दूसरा ब्रांड है अरमानी, और अरमानी पर आपको 40% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में जी हेड एंड शोल्डर शैम्पू है एंटी डैंड्रफ 400 ml असॉर्टेड। रिटेल प्राइस है 360, प्रमोशनल प्राइस है इसकी 299, 61 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। गार्नियर लाइट एंड रेडिएंट रिटेल प्राइस 299, प्रमोशनल प्राइस 259, 40 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब ओपन मार्केट का रुख करेंगे जिसमें सब्जियों और फलों की बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे हसन अली। शामिल करेंगे आज के भाव। सबसे पहले रुख करते हैं हसन अली की तरफ जो कि मक्का कॉलोनी में मौजूद हैं। हसन बताइएगा, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है? नहीं, प्लीज़ कह दीजिएगा कि आज खुशखबरी है और महंगाई जो है वो किसी हद तक कम नज़र आ रही है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्का कॉलोनी गुलबर्ग के इलाके में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही। और अगर बात की जाए सबसे पहले सरकारी नेटनामे के हवाले से, तो सरकारी नेटनामा जो है वो रोज़ाना की तरह आज भी इस इलाके में नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से सब्जियाँ और फल हैं वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त किए जाने। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, साग जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, बैंगन जो है वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। इस तरह से पालक की अगर बात की जाए तो पालक जो है वो भी 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, खीरा 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, लीमू 120 रुपये में, जबकि घिया कद्दू जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, टिंडियाँ 60 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, करेले जो है वो 120 रुपये में, जबकि अरवी जो है वो भी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, भिंडी जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, मूंगरे जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, फलियाँ 120 रुपये में, जबकि मेथी जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए सब्ज़ मिर्च के हवाले से, तो सब्ज़ मिर्च जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, शिमला मिर्च जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, फूल गोभी जो है वो 50 रुपये में, जबकि जो बंद गोभी है वो भी 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, कचनार 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, मूली 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, गाजर 20 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, चुकंदर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए फलों की कीमतों की तो उसकी भी यही सूरत हाल है। और मुख्तलिफ इक़साम का सेब अगर सबसे पहले बात की जाए तो 80 रुपये से लेके और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मुकामी केले की बात की तो मुकामी केला जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला जो केला है वो 120 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लाल अनार 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बेर की अगर बात की जाए तो बेर 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। खरबूजा आना शुरू हुआ है तो खरबूजा जो है वो भी 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो शहरी हैं सार्फिन हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में जो सब्ज़ियाँ और फल हैं ख़ास तौर पे वो सरकारी नेटनामे के मुताबिक यकसा कीमत पर फ़रोख्त हो सकें, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से कमी हुई और वो कमी जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच पाई, आवाम तक उसके समराज जो है वो नहीं पहुँच पाए। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम ऐसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में जो सब्ज़ियाँ और फल हैं वो सरकारी नेटनामे के मुताबिक फ़रोख्त हो सकें, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है उसके समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को फ़ौरी और मौसर इकदाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। ज़ैन शॉप पर नाज़िन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, और मटन है 840 में। बीफ कीमा जो है 520 रुपये में मिलेगा आपको, और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 122 रुपये किलो,
और उसका बना हुआ गोश्त 177 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी बेक्टी आपको मिलेगी 599 में, रेड स्नैपर 599 में, फ्रोजन पेंगासस फिश फिलेट्स जो है वो आपको मिलेंगे 399 में। परचून से अंडे मिलेंगे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये और गोरमे से 76 रुपये। और अब वीकेंड है, एंटरटेनमेंट का मौका आप कैसे जाने देंगे? मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे हम डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। जी बचाना लगी हुई है। सबसे पहले आपको बताते चलें 2:30 बजे, 10 बजे सिनेस्टार में, 4 बजे और 10 बजे सुपर शबिस्तान में। डेडपूल लगी हुई है 12:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 7:30 बजे सिनेस्टार में। सनम रे लगी हुई है जी 2:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। गॉड्स ऑफ इजिप्ट 4:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 2:30 बजे, 5 बजे और 10 बजे सिनेस्टार में। लवशुदा लगी हुई है जी 5 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में। लंदन हैज फॉलन 12:30 बजे, 5 बजे और 8 बजे सिनेस्टार में। जय गंगा जल 12:30 बजे, 3 बजे और 7:30 बजे सिनेस्टार में। ज़ूटोपिया 6 बजे लगी हुई है जी सिनेस्टार में। और अब इंटरनेशनल मार्केट से गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद है 105.95, कीमत फरोख्त है 106.20। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 149, कीमत फरोख्त है 149.20। यूरो कीमत खरीद है 115, कीमत फरोख्त है 115.50। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 27.95, कीमत फरोख्त है 28.10। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.85, कीमत फरोख्त है 29 रुपये। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 346.50, कीमत फरोख्त है 349। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 76.20, कीमत फरोख्त है 76.65। जैपनीज येन कीमत खरीद है 0.90, कीमत फरोख्त है 0.93। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 104.60, कीमत फरोख्त है 105.50। और सबसे आखिर में कैनेडियन डॉलर कीमत खरीद है 78.40, कीमत फरोख्त है 78.95। और यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप फिजा रियाज से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीजी हेल्थ डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद साहब। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से हेल्थ की कैंपेन्स चल रही हैं और किस तरह से कंटिन्यू किया जा रहा है, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और अभी रिसेंटली आप डीजी हेल्थ एक महीना हुआ आप उससे तैनात हुए और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से। सो ये सारा सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए जी, मुझे कोई 31 साल हो गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए। मैंने आलमोस्ट तकरीबन सारी पोस्टों के ऊपर काम किया है। मेडिकल ऑफिसर भी रहा हूँ, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा हूँ। एज मैंने DHO भी काम किया है, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ भी काम किया है। फिर उसके साथ जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स चल रही थी ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने मुझे 2-3 बार एडिशनल पोस्टिंग भी दी हैं। एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस एंड प्लानिंग के तौर पे भी काम किया है। अच्छा। EDO C&D के तौर पे भी काम किया है। तो मैंने सारी पोस्टें की है। अभी मैं रिसेंटली
जो है ना MS चौधरी परवेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान था, अच्छा। वहाँ से मुझे यहाँ पे वहाँ से फिर आप यहाँ पे पोस्टिंग हुई। अच्छा, ये एक लंबा अरसा है, सो आपने हर लेवल पर मैनेजमेंट को देखा है, हर लेवल पर आपने जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से उसको देखा है। क्या वजह है सर कि हम उस तरह से तरक्की नहीं कर पाते हैं? क्यों हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो हमेशा ही कम रही हैं, क्यों? उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है ना बुनियादी जो मसला है वो ये है कि हमारे लोगों की हेल्थ एजुकेशन नहीं है। एक हेल्थ एजुकेशन नहीं है, दूसरा हम प्रिवेंशन के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं। हमारे ऊपर सारे का सारा प्रेशर जो है वो क्यूरेटिव का है कि अस्पतालों में हमने दवाई देनी है, लोगों को ये करना है। जब तक हम प्रिवेंशन पे नहीं आएंगे उस वक्त तक आप जितने अस्पताल बना लें, आप ये अस्पताल बढ़ाते जाएंगे, मरीज़ भी बढ़ते जाएंगे, आपका लोड कम नहीं होगा। बिल्कुल सही। आपकी ये 7 है PAC, आप देख लें, एक PAC आपने बनाया 88 में, उससे पहले इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आज आपने 5 बनाए हुए हैं, इसके बावजूद आप किसी जगह पे लोड को पूरा नहीं कर रहे। तो हमें इस चीज़ के ऊपर जाना है कि हम मैक्सिमम जो है ना अपना लोड प्रिवेंशन के ऊपर ले जाएं। जब तक हम प्रिवेंशन साइड पे ज़्यादा नहीं काम करेंगे उस वक्त तक बीमारी बढ़ती रहेगी। पूरी दुनिया में देख लें, सारे प्रिवेंशन के ऊपर खर्च करते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स की मजबूरी है, थोड़ा पोलिटिकल हमारे इशूज़ हैं कि हमें क्यूरेटिव के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। उसकी रीज़न, बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। जो बंदा बीमार होता है उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे, हम TB की दवाई देते हैं, बेच के रोटी ले लेते हैं, उनके रोटी के पैसे नहीं। तो उस पॉवर्टी की वजह से जो ना हम इन सारी चीज़ों को कोप नहीं कर रहे, और हमारे अपने रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम हर चीज़ उनको। लेकिन आपने सही बात, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया कि हम प्रिवेंशन को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एजुकेशन जो मयार है, लिटरेसी रेट जो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें प्लानिंग भी तो उस तरह से करनी पड़ेगी कि पढ़े लिखे लोगों को मुख्तलिफ तरीके से बताना पड़ेगा और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको और तरीके से बताना पड़ेगा। सो ये सारी प्लानिंग क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? और बाकी चीज़ें तो हम वैसे बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं, इन चीज़ों पर क्यों नहीं होते? देखिए, हमने बहुत सारा प्लान किया है। आप देख लें, पिछले 15 साल से हमने एक लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। 1000 की पॉपुलेशन में एक ऐसी खातून को रखा जो लोगों को हेल्थ एजुकेशन देगी, लोगों को समझाएगी। हमारा जो बुनियादी मसला ये है कि हमारी कौम हैसियत एक बात ने सोच के वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। जो हमारे हेल्थ के मैसेजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक मैं इतने तक कहूँगा कि हमारा पढ़ा लिखा तक को भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अनपढ़ आदमी तो और बात है। हम उनको कहते हैं कि ये डिलीवरी आपने जाके हॉस्पिटल में करवानी है या किसी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से कराएं, लेकिन वो घर में एक दाई को बुलाते हैं, उसके साथ डेथ हो जाती है, वो कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, डेथ हो गई। अब उस डेथ को संभालने के लिए हमारे पूरे के पूरे जो है ना वो सिस्टम को कोलैप्स करके रख देते हैं। हम उनको कहते हैं कि बच्चे को आपने ये खिलाना है, अब उनके पास पैसे नहीं है, अगर नहीं है किसी से सपोर्ट ली जा सकती है, वो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो चीज़ें जितनी उनको समझाते जाए ना उनके ऊपर असर नहीं होता। पता नहीं ये मनहसूल कौम वाला प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम जा रहा है, लेकिन इससे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यूरेटिव साइड पर आ जाए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर लें, और आपका उसमें भी एक्सपीरियंस रहा, क्यों हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं हो पाती है? आप यकीनन एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने वेस्ट में भी देखा होगा, वहाँ पर बहुत सख्त रूल्स हैं हर चीज़ के हवाले से, प्रोटोकॉल्स हैं जो डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं, पेशेंट्स भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम वो रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? देखिए, 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारी हेल्थ मैनेजमेंट है ना, उसका प्रॉपर कैडर ही नहीं खड़ा किया गया शुरू दिन से। अभी मौजूदा हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है। मेरे ख्याल में 1-2 महीने तक हमारा हेल्थ मैनेजमेंट का कैडर आ जाएगा। दुनिया में हेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे किसी भी शख्स को उठा के हेल्थ मैनेजमेंट में बिठा देते हैं कि आपका ग्रेड बढ़ गया है, अब आप मैनेजर हो। अब उसको ABC भी नहीं आती कि मैंने मैनेज करना किस तरह से है, चीज़ों को किस तरह से चलाना है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जैसे हमारा मुआशरा जिस तरह से डिटोरिएट कर रहा है, वही हाल हेल्थ में भी हो गया। हमारा डॉक्टर डिटोरिएट कर गया, हमारी नर्स डिटोरिएट कर गई, हमारा पैरामेडिक डिटोरिएट कर गया, हमारी वो अखलाकी कदरें नहीं रही। अब डॉक्टर्स आप देखें कि इमरजेंसी बंद कर देते हैं, इसका किसी दुनिया में तस्वुर ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। आपको पता है कि UK में डॉक्टर्स का मसला था, उन्होंने पोस्ट ऑफिस से हड़ताल करवाई, खुद नहीं गए वो हड़ताल के ऊपर। इस तरह से हमारी चीज़ें जो है ना, कदरें नीचे आ गई हैं, अखलाकी कदरें नीचे आ गई हैं। पैसा जो है ना हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया है। हम उन चीज़ों को देख रहे हैं इस वक्त कि हमें माली तौर पे क्या मिल रहा है, हम उसको कंपेयर करते हैं। ये नहीं देखते कि हम इसके साथ लोगों की कितनी दुआएं ले सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। इस वजह से अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही। अच्छा, एज DG हेल्थ आपने 1 महीना बहुत थोड़ा अरसा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली सारे सिस्टम को आप चुके 31 ईयर्स, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, सो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
सो उसमें किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, क्या क्या पहले इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो आपको लगा कि ये चीज़ें ख़राब हैं, मतलब इसको आई नीड टू एड्रेस? देखिए जी, जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं उसमें बहुत सारे अच्छे ब्रेन्स बैठते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, अभी भी जितनी बनी हुई हैं बहुत अच्छी हैं। प्रॉब्लम होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसके प्रॉब्लम शुरू होते हैं और वहाँ पे ही सारे का सारा जो है ना किस्सा ख़राब होना शुरू होता है। मिसाल के तौर पर आप ले लें, हमारा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी कि हमने हेपेटाइटिस को कंट्रोल करना है, लेकिन अभी आप देखें कि हम उन बुनियादी चीज़ों के ऊपर गए ही नहीं। अब जो देहात का हमारा नाई है वो एक उस तरह उसने पकड़ा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक उसी के साथ जो है ना लोगों की शेविंग करता है और एक का ब्लड दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, वो हमने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। अब जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना था उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह से हमने ये देखना था कि हमारे जितने डेंटल सर्जन हैं उनके पास क्या ऑटोक्लेव हैं, हम उनको नहीं दे सके। इसी तरह से आप जिस चीज़ को भी देखते जाएंगे ना उसमें प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। मैं अब आया हूँ तो इसी सोच के साथ आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले कौन सी कैंपेन चलाई जा रही है? अब तो डेंगू का मौसम भी आ रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं और मौसम जो है वो फिर देखें, आप प्रिंट मीडिया के ऊपर देखें, अभी हमने ना आते ही हमने ये किया है कि एक वो भी चीफ मिनिस्टर साहब की गाइडेंस दी कि हम पूरे साल का एक अपना कैलेंडर तैयार कर लें और हमारे अलर्ट मौजूद होने चाहिए। जिस महीने में जो भी अलर्ट है हम लोगों को उसका शऊर दें, लोगों को बताएं कि ये क्या हो रहा है। अभी आप देख रही होंगे कि हमारे उसके ऊपर प्रिंट मीडिया के ऊपर कंटिन्यूसली हमारा हर दूसरे दिन एक इश्तिहार आ रहा है। इस वक्त इस महीने में हम 3 कैंपेन चला रहे हैं। डेंगू के ऊपर चला रहे हैं, इसके बाद खसरे के ऊपर चला रहे हैं क्योंकि ये सीज़न है जिसमें खसरा डेवलप होता है। इस तरह से नियोनेटल टेटनस के ऊपर जो तशन्नुज होता है बच्चों का उसके ऊपर, और चौथा कुछ इलाकों में हमारे यहाँ लीशमनियासिस हो रहा है जो सैंड फ्लाई से होता है, रेत वाली मक्खी होती है। मुल्तान में और कुछ केसेस बन्नू में हुए हैं जो डेरसमा केपी के में। तो हम जा रहे हैं और इसी तरह से जिसका सीज़न आता जाएगा, जिस सीज़न चलता जाएगा हम उसकी कैंपेन चलाते जाएंगे। हमारा बेसिक जो हमारा 50% हमारा प्रेशर होगा वो हेल्थ अवेयरनेस पे होगा। लोगों को बताएं कि करना क्या है। हाँ। अभी ये आप हमारे इश्तिहार आते हैं, मैं वो उसी की बात कर रहा था जी। लोगों को बताते हैं कि डेंगू के लिए क्या करना है। अभी किसी आप पढ़े लिखे बंदे को बैठा दें तो उसको नहीं पता होगा कि हमने क्या करना है। हम हमारे जो वर्कर्स हैं लोगों के घर घर में जाके उनको ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ कहीं डेंगू का लार्वा तो नहीं पड़ा हुआ। लेकिन एक घर में अगर एक बार गए हैं, एक हफ्ते बाद दोबारा जाते हैं तो वही असर होता है, पानी वैसे खड़ा होता है। ये थोड़ा सा लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये डेंगू है, हम गवर्नमेंट जितना ज़ोर लगा ले डेंगू उस वक्त तक नहीं ख़त्म हो सकता जब तक लोग साथ नहीं खड़े होंगे। ये घरों के अंदर घुस के किसी की रेफ्रिजरेटर की ट्रे को पकड़ना, किसी के घर का गिलास पकड़ना, किसी के घर की किचन में से देगची पकड़ना, ये हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता और गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये सारे का सारा लोगों का अपना करने वाला है। जब तक वो हमारे साथ फुली कोऑपरेट नहीं करेंगे, सर आपने सही कहा, हमें कंटीन्यूअस एक रिमाइंडर चाहिए रहता है। वो हम कर रहे हैं। आप देख लें, हम कंटिन्यूसली 1 महीने से मुसलसल रिमाइंडर लोगों को दे रहे हैं और ये हमारे मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी पम्फलेट्स भी तकसीम हो रहे हैं, लीफलेट्स भी तकसीम हो रहे हैं, अखबार में भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अगर जो ही बारिशें शुरू होंगी उसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस सारा का सारा हम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ये अब लोग आप देखें, आपने मैट्रिक लेवल के ऊपर डेंगू का एक चैप्टर शुरू कर दिया, एक क्वेश्चन उनका कंपलसरी है। इसके बावजूद लोगों में वो चीज़ें नहीं आती, अमल नहीं करना चाहते, पढ़ लेते हैं, अमल नहीं करना चाहते। अच्छा, कैंपेन्स का तरीका एक तो मीडिया साइट हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो गया, पम्फलेट्स तकसीम किए, इसके अलावा कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई जाए कि ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या कोई एक ऐसा सेमिनार या कोई एक ऐसा इवेंट रखा जाए जो लोग उसको देखें तो लोगों के जहन में वो याद रहे। किस तरह से कैंपेन्स जो है वो मुरतब की जाती हैं कि देहात में कैसी होगी, लाहौर शहर में और बाकी जो शहर हैं उनमें किस तरह की होगी, इस पर मैं ज़रूर आपका कॉमेंट दूँगी। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डीजी हेल्थ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, कैंपेन का तरीक़ेकार मैं पूछना चाह रही थी कि किस तरह से डिसाइड किया जाता है? देखिए जी, कैंपेन हम हर तरीके से करते हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं होता जो हम मिस करते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि सेमिनार्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम हर शहर में सेमिनार्स होल्ड करते हैं, हर शहर में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। यहाँ तक कि जो हमारी कैंपेन देहाती एरिया में हो रही होती है तो उसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं कम्युनिटी लेवल के ऊपर लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी काउंसिल्स बनाई हुई हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बैठा के हर बात बताते हैं। ये सारी की सारी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। हम कैंपेन में कोई चीज़ मिस नहीं करते। सही।
लेकिन फिर उसका रिजल्ट उस तरह से क्यों नहीं आता? फॉर असल में एग्जांपल मैं अगर मेरी ज़चकी की बात करूँ, जी जी लाहौर शहर में तो चले फिर भी वो रेशो बहुत कम है, हमारे देहाती इलाकों में वो रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसमें लोगों को शायद उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, या लोग शायद जैसा आपने कहा कि एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। सो इसको किस तरह से चेंज किया जाए? देखिए जी, एक जो बेसिक बात है ना वो है कल्चर की तब्दीली। ठीक है ना, हमारा कल्चर अभी तब्दील नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। बहुत सारी तब्दीली आ रही है, ऐसा है, ये एक स्लो प्रोसेस है, इतना क्विक प्रोसेस नहीं है कि 1-2 मिनट में आ जाएगा। लगे हुए हैं उसमें। अब आप देख लें कि हमारा एक वक्त था कि स्किल बर्थ अटेंडेंट जो थी, माहिर थी डिलीवरी की, उसके पास लोग नहीं जाते थे, अब लोग जाना शुरू हो गए हैं। अभी हमने पंजाब में एक स्कीम चलाई है 24/7 हेल्थ डिलीवरीज़ की। हमारे बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो 24 घंटे खुले हैं सिर्फ डिलीवरी के लिए, वो डिलीवरी वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। वो जगह जहाँ पे पहले डिलीवरी का कंसेप्ट नहीं था, अब वहाँ पे महीने की 40 से 50 डिलीवरियाँ हो रही हैं। तो वो अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है, लोगों में प्रोग्रेस आ रही है। हमने इसी को देख लें, कम्युनिटी मिडवाइफरी एक प्रोग्राम शुरू किया, वो आज से चंद साल पहले शुरू किया हमने। अब हर 10,000 के ऊपर एक कम्युनिटी मिडवाइफ जो है ना वो प्रोड्यूस की है, जो एक किस्म की स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है। वो वहाँ पे मतलब कि माहिर है, वो कर लेती है, डिलीवरी कर लेती है, एंटीनेटल केयर कर लेती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको रेफ़र कर देती है आगे। रेफरल सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हम और एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो ये है कि इस 1122 की तर्ज के ऊपर हम एम्बुलेंसेज जो है ना वो परचेज़ कर रहे हैं, और वो अब जो है ना 2-3 DHU का क्लस्टर बना के वहाँ पे जब भी लोग कॉल करेंगे उस तर्ज के ऊपर ये डिलीवरी होनी है, वो उठा कर उसको सेंटर पहुँचा देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि प्रिवेंशन के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, और जो एक पूरा ये सारा एक प्रोसेस होता है उसके दौरान डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर खुराक उस तरह से नहीं है, या जो चीज़ें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो नहीं दी जाती, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, कल्चर की आपने बात की, तो फिर उसके ऑल्टरनेट भी तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से उन फैमिलीज़ को, उन एरियाज़ को जो है वो कन्विंस किया जा सके लोगों को। देखिए जी, हम ये खुराक वाली आपने बात की है, उसके ऊपर हम प्रोग्राम अभी हमने शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया है लोगों के लिए। वो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बच्चे जो है ना मेल न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा, बहुत शिकार है, बिल्कुल सही कहा आपने, और बाज़ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा सीवियरली मेल न्यूट्रिशन है। हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब में थर वाली सिचुएशन तो नहीं डेवलप होने देंगे कि वहाँ पे जो मेल न्यूट्रिशन है, लेकिन ये है कि हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारी परचेज़ हो गई हैं, अब डिसिमिनेट हो रही हैं। अभी हमने बहुत सारे सेंटर्स बना लिए हैं बच्चों के जो न्यूट्रिशन को देख रहे हैं। इस तरह से हमारा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके ऊपर अभी हमने सर्वे शुरू किया है, स्टंटिंग का है कि बच्चे छोटे पैदा हो रहे हैं। अच्छा। और आगे जो उनकी डेवलपमेंट जो है ना कम होगी, उसके लिए भी हम सब कुछ कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उसकी ग्रोथ ठीक होनी चाहिए। अभी हमने ग्रोथ चार्ट मेंटेन करवाए हैं वहाँ पे। सारे का सारा वो हम पूरे का पूरा एक प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में हमारी जो नस्ल है, आने वाली नस्ल वो कम अज़ कम एक अच्छी नस्ल की। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस की आपने मेडिसिन की, सो उसको मिस करते हैं आप अभी, क्योंकि मैनेजमेंट में आ गए आप? नहीं जी, मैं मैनेजमेंट में शौक से आया हूँ, किसी ने मुझे जबरन नहीं भेजा। मैनेजमेंट में मेरा एक ही था कि लोग इधर आना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट के बहुत सारे मसाइल होते हैं, और जब तक अच्छे लोग इधर नहीं आएंगे हेल्थ के हालात अच्छे नहीं हो सकते। यहाँ पे अच्छे लोगों के आने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से इतने बड़े इंसेंटिव्स नहीं है हेल्थ मैनेजर्स के लिए, लेकिन उसके काम बहुत ज़्यादा हैं, उसको मतलब टेंशन उससे ज़्यादा लेनी पड़ती है, बजाय इसके कि आप 6 घंटे ड्यूटी करें और घर में जाके आराम करें, शाम को अपनी प्रैक्टिस करें, बच्चों के साथ गुजारें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी सर, इतनी पढ़ाई के बाद, मतलब MBBS किया, उसके बाद प्रैक्टिस की, और आई एम श्योर इट्स अ टफ जॉब, लेकिन एकदम से फिर आप स्विच ओवर कर जाएं मैनेजमेंट साइड पर, सो फील नहीं हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की थी? मतलब नहीं, मुझे क्यों फील होगा? देखिए, ये भी तो जॉब आखिर उसी MBBS डॉक्टर ने करना है, मैंने MBBS की है ना, एक पर्पज़ के लिए की है, तो ये जॉब भी तो वही है, वही काम कर रहा हूँ ना जी। वो भी लोगों के लिए कर रहा था, ये भी मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी प्रैक्टिस की है कभी किसी से फीस नहीं ली। अच्छा। आप चेक करवा सकते हैं किसी जगह से, बगैर फीस के मैंने प्रैक्टिस की। और मेरा जो एक ही था कि लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि एक क्लिनिक पे बैठ के जितने लोगों को मैं फैसिलिटेट करता था, उसकी बजाय जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ, ज़्यादा दुआएं लेता हूँ। अब मुझे गवर्नमेंट ने जहाँ पे पोस्ट किया है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं पूरे पंजाब की दुआएं लूँ, और मैं पूरे पंजाब के लोगों को फैसिलिटेट करूँ। मुझसे जो भी बन सका इंशाअल्लाह ताला वो मैं करूँगा। और ये मैं बाई चॉइस आया हूँ, मेरे को जबरन नहीं आया। बहुत सारे लोग आते हैं कि जबरन आ गया, मैं बाई चॉइस आया हूँ कि मेरे जहन में एक ही चीज़ था कि सिस्टम्स को ठीक करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, और मैं समझता था कि मैं उसमें एक पार्ट एंड पार्सल बन सकता हूँ, इसलिए मैं इधर आया। बिल्कुल सही। अच्छा, एज DG इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑल ओवर पंजाब को देखना होता है, और फिर
मुख्तलिफ टीमें हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम हो रहे हैं, तो फिर वो तो एक कॉन्टीन्यूस ट्रैवलिंग प्रोसेस जो है वो तो चल रहा होता है। देखिए जी, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग भी है, इसमें कंटिन्यूस वर्किंग भी है, और कोई एक मिनट ऐसा नहीं है कि आप फारग बैठे हों। इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग है। वो वाली बात नहीं है जो हम पीछे डिस्ट्रिक्ट में बैठ के करते थे या किसी एक इंस्टीट्यूट में बैठ के करते थे। अभी तो आपको मतलब हर तरफ लुक आफ्टर भी करना है, हर जगह पे देखना भी है। और एक प्रोग्राम हमारा नहीं चल रहा, मैंने अभी बताया हमारे पता नहीं कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, और हर प्रोग्राम का उसका एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है, उसको मॉनिटर करना है। ये बहुत ह्यूज जॉब है, छोटा सा जॉब नहीं है। उसमें ये आप समझ लें कि कुछ सुकून से बैठ सकता है, डीजी सुकून से नहीं बैठ सकता, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल डीजी के लिए ना नींद है, ना उसके लिए जो है ना आराम है। उसने काम करना और सिर्फ काम, वो क़ायद आज़म वाला ही फार्मूला है, काम काम और इसके अलावा कोई काम नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, एंड गुड लक फॉर ऑल द कैंपेन्स एंड स्ट्रेटजीज। आई रियली होप कि हमारी हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो इम्प्रूव हों और आवाम जो है वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और अब हम सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर रज़ा खान, और उनसे हम बात करेंगे आज रंगे लाहौर की, जिसका आज इफ्तिताह होने जा रहा है जलानी पार्क में। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे। बाहर आ गई और रंगे लाहौर जो है, रंगे बहार जो है, उसका इफ्तिताह हर तरफ खूबसूरत रंग खिले हैं, तो क्यों ना लाहौरिये भी जो है वो इस तरह के फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत ही अच्छी एफर्ट है, क्योंकि मेरा तो रोज़ जाना होता है इसमें जलानी पार्क में, तो वहाँ पर जितने स्टॉल्स हैं, जितनी चीज़ें लोगों की अट्रैक्शन के लिए बनाई गई हैं, वो कमाल भी हैं, अच्छी भी हैं, और अच्छा है कि अब लोगों के पास ऐसी तफरी नहीं रही। नहीं, लाहौर तो वो शहर था कि उस पंजाबी में कहते थे कि 7 दिन ते 8 मेले ते कम करा मैं केरे वेले। उसमें अगर आपको कोई अच्छा फेस्टिवल मिल जाए जिसमें आपको सारे रंग बहार के नज़र आएँ, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर भी बनाया जा सकता है और इसको मज़ीद लाहौर तक फैलाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूर प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा, ये बात हर साल की जाती है भाई कि उसको मज़ीद फैलाया जाए, जलानी पार्क तक महदूद ना किया जाए, क्यों नहीं इस पर सोचा जाता? सिक्योरिटी रीजंस है? सिक्योरिटी रीजंस की बात नहीं है, गवर्नमेंट की मिस प्लानिंग है। उसमें बार बार मुझे ये क्यों कहना पड़ता है? देखिए, आपने रंगे लाहौर के नाम से ये फेस्टिवल किया है, इसमें आपने देहाती कल्चर बनाया है, इसमें आपने मुख्तलिफ जो मेले ठेलों में चीज़ें होती हैं, सांप का तमाशा है, ड्रोना घर है, जादूगर के हैं, तो आप इन सेगमेंट को तकसीम कर सकते हैं। आप देहाती कल्चर लेट से आपने यहाँ पे बना दिया और बाहर के दूसरी चीज़ें बनाई, इसके साथ आप बाग़ जना है, आप वहाँ पर कुछ चीज़ों को डेवलप करें, वो है भी महकमा ज़राअत के पास, तो आप लोगों में ज़राई शऊर जो है या दरख्त लगाने की जो एक्टिविटी है उसको वहाँ पर पोर्ट्रेट करें। गुलशन इकबाल पार्क है, तो वहाँ पर आप मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनको पेश कर सकते हैं। इसी तरह कैंट के एरिया में किसी पार्क को लेकर वहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे कल्चर को जो है डिवाइड कर सकते हैं। आप एक पार्क तक महदूद करते हैं। होता ये है कि अभी आप शाम को आज इफ्तिताह है, यहाँ से आप गुजर नहीं सकेंगे, और जो लोग आना चाहते हैं वो आ नहीं पाएंगे। लाइनें लग जाएंगी लंबी लंबी कारों की, और जो लोग बेचारे यहाँ पे देखने के लिए आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है फिर, और एक हजल बजल रहती है। आपको ज़रूर इस बहार के अंदर सर्कस लगानी चाहिए। सर्कस का जो हमारा कल्चर है वो देहात तक चला गया है। वो शहर में जहाँ लगती थी वहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। इकबाल पार्क में लगा करती थी, शालामार पार्क में लगा करती थी। वो कल्चर उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। मौत का कुआं है, उसको शहर के बच्चों को नहीं पता है आज कि वो क्या होता है, और उसमें मोटरसाइकिल कैसे घुमाई जाती है, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, और किस तरह से पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। हमने अपने बचपन में आपने कभी देखा मौत का कुआं? बिल्कुल देखा। मैं इसीलिए तो हमें याद है चीज़ें, मुझे याद है एक दफ़ा शायद देखा था, और उसमें वो बाइक को इस तरह से, लेकिन वो भी मैंने गांव में देखा था, लाहौर में तो कभी ऐसा है ही नहीं है। उसके बाद टूरन टाकी है, ये सिनेमा की पहली किस्म है। अच्छा। और आज भी आपके देहात में है ये, जो कि इसको मोबाइल सिनेमा कह लें आप, और उसको टूरन और टाकीज़ और चलती भी है और वो करती है, लेकिन हमारे देहाती कल्चर में उसको टूरन टाकी कहते हैं वो कपड़ा जो चल रहा है जिस पर फिल्म चल रही है, तो वो एक डिफरेंट एक माहौल होता है, डिफरेंट कल्चर है, मतलब ठीक है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। फिर ऐसे खाने हैं जो कि हमारे शहर के बच्चों को शायद अपने इस जो नया मॉडरेट किस्म का कल्चर है उसमें नहीं खाने को मिलते हैं। कतलम्मे हैं, अंदरसे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चाट है, दही बल्ले हैं, वो चीज़ें जो कि आम हम अपने बच्चों को मना करते हैं, वो ऐसे फेस्टिवल्स में
उसका हिस्सा बनाया जा सकता जाता है। है, कहीं आप फूड फेस्टिवल लगा दें, एक तो लोग तकसीम होंगे, दूसरा ये फैलेगा और गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ कि इससे हर बहुत सारा चीज़ को फायदा होगा। महदूद करके रख दिया आपने। बड़ी अच्छी बात की। मादुलाल हुसैन का मेला लगा करता था, दाता सर का मेला लगा करता था, पूरे पूरे रोड्स पे वो मिट्टी के बर्तन बेचने वाले बैठे होते थे और छोटी छोटी राइड्स जो आम लोग जो है वो आकर वहाँ पर सस्ती तफरी थी उसको एंजॉय करते थे। लेकिन अब वो इतना महदूद कर दिया, इतनी सड़कें बना दी हैं कि वो दरख्त भी वहाँ से गायब हो गए, वो रोड जो है वो कुशादा कर दी गई, लेकिन वहाँ पर अब आप मेले का सामान नहीं लगा सकते। वो बहुत महदूद कर दिया। बिल्कुल, हमने तो कंक्रीट का जंगल बना दिया शहर को। अगर कहा जाए कि जैसे पुल, वो सब लोग कहते हैं, मुझे भी कभी कभी ये आता है, समझ में आता है कि यार ट्रैफिक जितनी हो गई, 42 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने कहाँ पे चलना है, तो उसके लिए पुल बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जाकर फितरत से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और ऐसे मेले ठेलों का भी जो है इत्माम होता रहना चाहिए। इसमें ज़रा सा अगर आप विजनरी इसमें एस्पेक्ट ले आएँ तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक फेस्टिवल बन सकता है। लेकिन अभी जो मिल रहा है उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो एक अच्छा इवेंट है, लाइटिंग बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है और रंग जो है वो नज़र आएंगे। अब कैनाल भी सजेगी और जो आज का मतलब गुज़श्ता 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ लाइटिंग के साथ जो प्ले किया जाता है कि दरख्तों के दरमियान ग्रीन लाइट भी दी है और कहीं से रेड लाइट आ रही है, पूरी कैनाल पे जब हम गुजर रहे होते हैं तो वो नज़र भी आ रहा होता है, वो बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ आपको जो म्यूज़िकल फाउंटेन्स हैं वो भी ज़रूर अब डेवलप करने चाहिए, बनाने चाहिए। कहा भी था इन्होंने कि रेस कोर्स में किया जाएगा, लेकिन अभी तक मेरी नज़र से शायद वो नहीं गुजरा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको लगानी चाहिए ज़रूर। और किनाल के बारे में मैं यही कहूँगा कि उसको भी ज़रा सा आप एक्सपेंड करें ताकि लोग जो है ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप सिर्फ मॉल से लेकर आप जेल रोड तक जो है एक किनाल मेला लगाते हैं जिससे सारे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो बाहर थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दें तो वो वायास जो लंबा हो जाएगा तो लोग जो है वो उसको। और एक मेरी अगर आप इजाज़त दें तो टाइम थोड़ा सा मेरे अंदरून शहर वालों के लिए कुछ नहीं है, अंदरून शहर जो सर्कुलर गार्डन है उसके अंदर भी मेले लगाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आज इफ्तिताह होगा, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और सिर्फ ऑइटू पर नाज़रीन आप भी देखेंगे अगर आप खुद नहीं आ सकेंगे तो। इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा और आज तो वीकेंड है, खूब इंजॉय कीजिएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आइएगा, मूवी देखना चाहते हैं ज़रूर जाइएगा, फैमिली के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।